आप देख रहे हैं अवाम की आवाज और मैं हूं महविश सिद्दीक। हम बात करते हैं अवाम के हुकूक की, हुक्मरानों की, लेकिन क्या कभी हमने अपनी बात की है, अपने हुकूक के लिए आवाज उठाई है? अपनों से मुराद मेरी उन लोगों से है जो मीडिया में काम करते हैं, जो सहाफ़ी हैं, जो ऑफ द कैमरा आप तक न्यूज़ पहुंचाते हैं ताकि आप लोग बाखबर रहें। मैं सहाफ़ियों की बात करना चाह रही हूँ। गुज़िश्ता दिनों जैसा कि आपने देखा कि मुल्क की हालात जिस तरह से ख़राब हो रहे हैं, हमारी आज़ादी सहाफ़त पर हमला हुआ और पिछले कई सालों से ऐसे ही होता आ रहा है कि जितने मुल्क के हालात ख़राब होते हैं उतना ही लोगों की जानों को ख़तरा हो रहा है और बहुत सारे लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए। कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो सहाफ़ी शहीद होता है, कहीं कुछ कवरेज के लिए खड़ा होता है तो वहाँ टारगेट बना दिया जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसे ही लोगों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए इन लोगों की लाइफ में क्या हर्डल्स आती हैं, ये आप तक पहुंचाने के लिए आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं। आइए हमारे साथ। समा के न्यूज़ डेस्क पे आ गए। यहाँ पे हमें बहुत सारे दलेर जहांबाज रिपोर्टर्स भी देखने को मिलेंगे, वो लोग भी देखने को मिलेंगे जो कैमरास के पीछे होते हैं, सामने नहीं आते हैं, लेकिन क्रेडिट उन्हीं लोगों को ज़्यादा जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वही लोग हैंडल कर रहे होते हैं। सबसे पहले मेरे साथ मेरी दोस्त फरियाल आरिफ यहाँ पे मौजूद हैं, ये रिपोर्टर हैं। आप मुझे बताएं, बीइंग अ गर्ल, एक लड़की के लिए फील्ड में काम करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल तो सिर्फ लड़के ही डरे हुए हैं, लेकिन आप एक वाहिद बहादुर रिपोर्टर हैं, तो ये बहादुरी कैसे आ गई? नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं कि मैं एक वाहिद बहादुर रिपोर्टर हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं, जो भी फील्ड में काम कर रहा है आज, वो सब बहादुर हैं, चाहे वो रिपोर्टर हूँ या ना हो, जो भी फील्ड में काम करने वाले हैं। दूसरी बात ये कि लड़कियों का फील्ड में काम करना कितना मुश्किल है। हाँ, लड़कियों का फील्ड में काम करना मुश्किल है, एट टाइम्स मुश्किल हो जाता है, लेकिन बात ये है कि रिपोर्टर तो वही है जो चीज़ों को मैनेज करना जानता हो, चीज़ों को संभालना जानता हो। हाँ, वाक़यात और हालात ऐसे हो जाते हैं, डर लगता है, इंसान है, बेसिकली तो इंसान ही है ना, तो डर ज़रूर लगता है। और जब इस तरह के सानेहात सामने आते हैं कि मीडिया टीम्स पर हमले हो रहे हैं या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो ये खौफ जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, कराची में आप समझती हैं कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आप रिपोर्टिंग करते हुए डरती हो, जाने से डरती हो, जिसके बारे में आप कहती हो कि नहीं, कुछ भी हो जाए मैं इस इलाके में तो बिल्कुल नहीं जाऊँ? महविश, पिछले साल जब पोलियो वर्कर्स शहीद हुई थी, वो लांधी का इलाका था, गुलशन बुनीर, तो हुआ कि उनके घर जाना चाहिए, लेकिन उस इलाके में जाते हुए मुझे यकीनन खौफ आया था कि नहीं, इलाका सही नहीं है, वहाँ पे हालात सही नहीं होंगे। वैसे ही पोलियो वर्कर्स को बहुत थ्रेट है, मीडिया के साथ पता नहीं क्या वहाँ पर हो। फायरिंग्स भी होती है, सीज़फायर हो रहा होता है, तो ऐसे में जो हमारे एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके एहलकार भी बुलेट प्रूफ जैकेट्स और हेलमेट्स और अपनी तैयारी के साथ खड़े होते हैं, लेकिन हमारे रिपोर्टर्स के पास ऐसा क्या होता है कि वो अपनी जान बचा लें और रिपोर्टिंग करें? हमारी DSNG पर भी जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स मौजूद होती हैं और कैमरामैन और रिपोर्टर्स को खुसूसी हिदायत होती है कि जी पहन के ज़रूर उतरे फील्ड में। लेकिन हमारे बहुत सारे जो है साथी जो बहुत माशाल्लाह बहादुर तो सभी हैं, लेकिन ये होता है ना कि ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो कभी कभी आपको मरवा देता है। सबको पहन के ज़रूर जाना चाहिए, DSNG में अवेलेबल होते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट, और पहन के यकीनन उतरना चाहिए। जल्दी होती है, सबको ये होता है कि पहले वो रिपोर्ट कर दे, तो जी जल्दी में DSNG में बैठे और जल्दी से इवन मौके पर पहुँच के और उतर गए गाड़ी से ऐसे ही बाहर, और बुलेट प्रूफ पहनना ध्यान में नहीं रहा। सीनियर रिपोर्टर हैं, ये हमारे खतरों के खिलाड़ी हैं और इनसे इनके एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि आप तो फील्ड में होते हैं, आपने मेरे ख्याल से लियारी ऑपरेशन भी कवर किया जी था। बिल्कुल मैंने। तो मुझे बताइए, अक्सर मैं आपको हेलमेट में, बुलेट प्रूफ जैकेट में देखती हूँ, तो किस तरीके से आप फेस कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली की तरफ से आपको प्रेशर होता है कि नहीं ये काम छोड़ो? नहीं, अब तो फैमिली वाले भी आदी हो गए हैं, जिस तरह हम आदी हो गए हैं, लेकिन जब घर से निकलते हैं तो मेरी मिसेज, मेरी माँ और जितने भी लोग हैं सब लोग दुआ करते हैं, कोई आयतल कुर्सी पढ़ता है, इशार करता है और फिर जो करके हमें भेजते हैं। और जब तक हम ऑफिस में पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले अपने घर पे इत्तला देते हैं कि हम साथ खैरियत के जो है वो पहुंच गए हैं। अच्छा, तो अब हौसले तो नहीं पस्त हुए क्योंकि आपने अपने ही साथियों को टारगेट होते हुए देखा, बिलखते हुए, और उस वक्त तो मेरे ख्याल से बहुत सारे रिपोर्टर ऑन द स्पॉट होंगे जिन्होंने वो वाक़या देखा है कि हमारे ही निजी चैनल के लोगों के साथ, टेक्निकल वर्कर्स के साथ, जो कि अच्छी बड़ी पोस्ट पे भी नहीं थे, जिनकी अपनी पर्सनल दुश्मनियां भी नहीं थी। रिपोर्टर्स के बारे में तो कहा जा सकता है कि उनकी दुश्मनियां होंगी, बुरे लोगों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ें उठाई हैं तो बुरे लोग उनके दुश्मन हैं, लेकिन वो लोग जिनकी कोई दुश्मनी नहीं है उसके बावजूद वो लोग टारगेट हुए हैं, तो क्या दिल में फीलिंग आई थी? ये तो एक दहशतगर्दी है, इसमें कोई दुश्मनी या वो नहीं, ये सिर्फ उन्हें जो है वो मीडिया को निशाना बनाना था, जो उन्होंने टेक्निकल स्टाफ को निशाना बना के खौफ हरास करने की, थ्रेट करने की कोशिश की है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, हमने जो है वो खुद बम धमाके देखे। बम धमाके में मुहर्रम में इंजर्ड
हुआ हूँ मैं, तो हमारे हौसले पस्त नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, एक इज़्ज़त है, एक शोहरत है, ये बिल्कुल है। हमारी कोई सोशल लाइफ नहीं है, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं घर वालों में, अजीज़ों में, दोस्तों में, तकरीबात में जाने के लिए, इसलिए कि कोई ना कोई वाक़यात, आपको पता है कराची कितना बड़ा शहर है, ये रोनुमा होते हैं, तो हम वहाँ पर उन लोग, वो भी लोग जो हमारे दोस्त हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी अब आदी हो गए हैं इस सिलसिले में कि ये आएंगे ही नहीं। यकीनी तौर पे इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। बीइंग जर्नलिस्ट हम लोगों को ये इस वाक़े ने बहुत ज़्यादा परेशान उस हद तक ज़रूर किया था कि जब ये वाक़या हमने सुना था, क्योंकि हम भी फील्ड में होते हैं, DSNG स्टाफ के साथ ही होते हैं, DSNG स्टाफ सब के सब फील्ड में होता है, लेकिन इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इस वाक़े ने कभी भी कोई हौसला पस्त नहीं किया, क्योंकि जो सच की लगन है, सच को सामने लाने की, इस लगन के बाद ही यहाँ पर जो है इस फील्ड में लोग आते हैं। हाँ, मुझे सबसे पहले ये बताइए कि कैमरामैन पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है कि कैमरामैन ही आगे जाए, फुटेज लेकर आए। रिपोर्टर तो फिर भी थोड़ा सा फील्ड से दूर होता है, लेकिन कैमरामैन को हर चीज़ कवर करनी होती है। तो इस सिलसिले में जो प्रेशर होता है उससे आप कैसे कोप अप करते हैं, कैसे उसको बयान करते हैं? देखिए, ये हमारा रूटीन का काम है, रूटीन का हिस्सा है, और प्रेशर तो डेफिनेटली होते हैं, और प्रेशर कई टाइप्स के होते हैं, इवेंट पे डिपेंड करता है। बाज़ औक़ात कुछ इवेंट ऐसे होते हैं कि जिनको हम कवर कर रहे होते हैं, तो कुछ पार्टीज़ जो हैं उससे खुश होती हैं, कुछ लोग हमारे नाखुश भी होते हैं। इस तरह के प्रेशर्स होते हैं, ऑफिस की तरफ से होते हैं। फुटेज का प्रेशर होता है कैमरामैन पे, उसको फुटेज पहले देनी होती है, अपने चैनल्स के लिए करना होता है। ऊपर से असाइनमेंट्स के लोग आपको फ़ोन कर रहे होते हैं कि भाई फुटेज दें, फ़लाँ चैनल के पास फुटेज आ गई है, फुटेज आपको देनी है, ठीक है। फिर वो अब जो सिनेरियो बन गया है कराची में, स्पेशली इस मुल्क के अंदर, के एक सीरियल ब्लास्ट का सिलसिला शुरू हो गया। पहले एक ब्लास्ट होता है, उसके बाद फिर बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें करने की जो है वो, ये सारी चीज़ें भी अपने जहन में रखने की ज़रूरत होती है। बहुत सारे जो है इस तरह के मल्टी ऐसा कोई वाक़या फेस किया है कि ब्लास्ट हुआ हो और आप लोग रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे हो, दूसरा अचानक से ब्लास्ट हो गया हो? नहीं, ये मेरे साथ तो एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन रिसेंटली हमारे कैमरामैन के साथ ये हुआ है कि उसकी कमर में छर्रे भी लगे, वो इस तरह ज़ख्मी भी हुआ। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कैमरामैन्स को, जो फील्ड्स के अंदर काम कर रहे हैं, जो जर्नलिज्म में काम कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा अहमियत ये है कि वो अपने दिमाग को हाजिर रखें, और किसी भी ऐसी चीज़ के लिए कि मतलब आप ख़बर की कवरेज के लिए जा रहे हैं, तो उसको ख़बर की कवरेज करते रहें, आप ख़ुद ना खबर बनें। मुझे ये बताइए जल्दी में, कहाँ किस चीज़ की कवरेज के लिए जा रहे हैं? हम अभी जा रहे हैं स्टैंड बाय से हमें फिर भेजेंगे कहीं पे भी कोई शूट, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़, तो हम वहाँ से आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक होता है हमारे ऑफिस के नीचे से। अच्छा, तो आप लोग जो हैं वो पुलिस वालों से ज़्यादा जल्दी पहुँच जाते हैं, न्यूज़ कवरेज पहले होती है, पुलिस बाद में आती है, तो इतनी फुर्ती कैसे आ जाती है, इतना हौसला, इतनी हिम्मत कैसे आती है, जबकि इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात भी रोनुमा हो रहे हैं कि आप जैसी ही लोगों को टारगेट कर दिया जाता है, दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन जब हम ये काम कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें ये करना है, तो हमें करना पड़ता है। हमारे साथ मौजूद है रिजवान बासित, जो कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में होते हैं, न्यूज़ एंकरिंग भी ये कर चुके हैं, और इनसे हम बात करेंगे उस सिचुएशन की, उस सूरत हाल की कि जब हमारी गाड़ियां, हमारे ड्राइवर्स, हमारे लोग फंसे हुए होते हैं रास्ते में, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को कॉल की जाती है कि हम क्या करें, गाड़ी छोड़ के भाग जाएं, क्या करना है। और अक्सर यही होता है कि ड्राइवर्स को गाड़ियों से उतार के तशद्दुद का भी निशाना बनाया जाता है। इवन अंदर हमारी एम्प्लॉयज़ भी बैठी हुई होती हैं, गलियों में भागना पड़ता है, अपनी जानें बचानी पड़ती हैं। तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं? देखिए, अभी गुज़िश्ता दिनों भी हमारे साथ समा के साथ ये इंसिडेंट हुआ, और वो एक हमारा इलाका था, औरंगी टाउन की तरफ का इलाका था, वहाँ पे हमारी गाड़ी भी जलाई गई। लेकिन वहाँ भी यही सूरत हाल थी कि जब ऐसा कोई वाक़या पेश आता है, तो रिपोर्टर हजरात हों या कैमरामैन हो या ड्राइवर हों, वो अपनी मदद आपके तहत ही उस वक्त कर रहे होते हैं, उस वक्त हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही होती। मैं फिर अपने लोगों को ये समझाना चाहूँगा कि हम जस्ट कवरेज देते हैं, ख़बर पहुँचाते हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। अब मीडिया के लोगों को जो है वो तशद्दुद का निशाना ना बनाया जाए, ना उनकी गाड़ियों को बनाया जाए, और ना ही उनके ड्राइवर्स को या उनके पूरे क्रू को, उनकी पूरी टीम को, क्योंकि हम लोग जाते हैं कवरेज करने के लिए, जाते हैं आप लोगों को आगाह रखने के लिए, जाते हैं कि आप लोग हर चीज़ से बाखबर रहें। लेकिन ऐसा नहीं होता, और अगर ऐसा हो भी रहा होता है तो उस वक्त कोई ऐसा बंदा बीच में भी नहीं आता कि जी ठीक है, उन्हें गाइड करे, वो भी उनके साथ या तो मिल जाता है या छोड़ के चला जाता है। तो बेसिकली बर्दाश्त की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। तो कम से कम एटलीस्ट मैं हुकूमत से ये एक मुतालबा भी करूँगा, और
और रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो खुदारा इस चीज़ को थोड़ा कोई एक सिस्टम बनाएं, कोई एक इदारा बनाएं जिसमें वो जाके हम रजिस्टर्ड हों और उनकी कुछ सेफ्टी के लिए कोई चीज़ों प्लान हो, पॉलिसीज़ डेवलप करें, क्रिएट करें, ताकि खुदा ना खास्ता कोई अपनी जान गंवा देता है अपनी फ़र्ज़ की अदायगी में, तो वो उसको एटलीस्ट उनके घर वालों के लिए, उनकी फैमिली के लिए सपोर्ट तो मिले। लेकिन यहाँ इनफैक्ट हमारे मुल्क में ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि उनकी फैमिली के लिए कुछ किया जाए। बस वही होता है इन द एंड के 3 दिन हमने एहतजाज किया और उसके बाद वो मामला दब गया और ख़त्म हो गया। अब कोई उसके बाद पूछ नहीं चाहता कि उनकी घर में क्या हो रहा है, उनकी फैमिली कैसी है, उनके बच्चे कैसे हैं, उनके घर में खाना पक भी रहा है नहीं पक रहा। मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए तो हर चीज़ कर देते हैं कि हमने प्रोटेस्ट किया और ये कर रहा है। हर चीज़ प्रोसेस में ज़रूर रहती है, लेकिन उसके बाद पूछने इम्प्लीमेंटेशन की बहुत कमी है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। आज जब लोग कंपनसेशन देने की बात करते हैं, कोई भी ऐसी बात बोले तो ऐसा लगता है कि हम जो है ना क्या कर रहे हैं, अपने मुर्दा भाई के ऊपर से हम पैसा लेंगे। अभी जो हुआ है ये तो बहुत ही ज़्यादा वो है। मैं समझता हूँ कि जैसे 3 वर्कर्स को जिस अंदाज से निशाना बनाया गया, और सच्ची बात है कि उन वर्कर्स का कोई बराह रास्त इस तरह के मामला से कोई ताल्लुक नहीं है। कराची प्रेस क्लब में मैं आ गई हूँ। यहाँ हम काफ़ी ज़्यादा सहाफ़ियों को अक्सर देखते हैं और पिछले दिनों जो हमले हुए हैं सहाफ़ियों पर ही, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा एहतजाज भी हुआ। तो सबसे पहले हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के, तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि सहाफ़ियों के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे सबसे पहले ये बताइए कि कराची जैसे इतने ख़तरनाक शहर में जो पाकिस्तान के दूसरे शहरी होते हैं वो तो समझते हैं कि कराची में रहना ही एक बहुत बड़ी हिम्मत की काम है और उसके बाद सबसे हिम्मत वाली जॉब है ये सहाफ़त की। तो आप क्या समझते हैं, क्या सेफ़ है यहाँ पे सहाफ़ी? देखें, वैसे तो पूरा शहर ही अनसेफ है अगर आप उस तरह की बात करें। और वैसे अब जो सहाफ़ियों के लिए जो ख़ास तौर पे ये गुज़िश्ता 1-1.5 हफ़्ते से जो वाक़यात हुए हैं, जिसमें जो रिसेंट वाक़या है जिसमें ये हमारे 3 साथी जो एक वैन में फायरिंग पे शहीद हो गए, उसकी वजह से एक ख़ासा लोगों में फ़ियर भी है और रिजेंटमेंट भी है। लेकिन देखें, आपके पास चॉइसेस नहीं है। हमने जर्नलिज़म बाय चॉइस ना ज्वाइन किया, हमें किसी ने फोर्स नहीं किया इसके लिए। और जब हमने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया था उस वक्त ये सारे ख़दशात हमारे जहन में थे। तो वैसे तो ये बात ठीक है कि स्टेट जो है वो पूरे के पूरे शहर को और पूरी आवाम को ही सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम है, तो जर्नलिस्ट क्यों ख़ास होंगे उनके लिए? तो ज़ाहिर है कि जर्नलिस्ट भी एक वल्नरेबल कम्युनिटी है। हम गाड़ियों में सफ़र करते हैं, रिक्शा में सफ़र करते हैं, टैक्सियों में सफ़र करते हैं या पैदल उसमें जाते हैं। तो वैसे तो वल्नरेबिलिटी का जो रिस्क है वो तो इंक्रीज़ हुआ है। हुकूमत क्या कर सकती है? हुकूमत सिर्फ वादे कर सकती है, हुकूमत दिलासे दे सकती है। हुकूमत वादों पे ना अमल करती है, ना उसके वादे कभी निभाए हैं। हम तो सिर्फ अपने दोस्तों का गम मना रहे हैं। हमारे हाथ में कोई ना हथियार है, ना बंदूक है, ना चाकू है। हमारे हाथ में कलम का हथियार है, हमारे हाथ में कैमरा है, जिसको हम सच और हक लोगों को बताते रहेंगे। इन वाक़यात से ना हम पहले कभी डरे हैं और ना इंशाल्लाह आइंदा हम डरेंगे। हमारा काम है सच और हक लोगों को बताना, वो हम बताते रहेंगे। हर चीज़ तो हम बता चुके हैं इनको, ब्लैक एंड वाइट में इनको दे चुके हैं। हर चीज़ इनको पता है, मारने वाले पता हैं और मरने वाले मजलूम लोग कौन है वो भी पता है। तो जब उन्हें पता है किसने मारा है, तो अब तो काम हुकूमत का है कि अपनी रेट को कैसे कायम करना है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ इदारे इस मुल्क में कानून की धज्जियाँ बिखेर रहे हैं। हम लोगों को चेहरा दिखाते हैं, हम लोगों के मसाइल बयान करते हैं, हम लोगों की मुश्किलात और परेशानियां दिखाते हैं, लेकिन हमारी परेशानी कौन दिखाएगा भाई? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सहाफ़ी हमेशा सच बोलता है और सच बोलने की उसको हमेशा सज़ा मिली है। इसके लिए सबसे बेहतर जो है वो कानून बनना चाहिए, NGOs बननी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जब कोई MPA या MNA जाता है तो उसके साथ तो बहुत सारी सिक्योरिटी होती है, लेकिन जब कोई सहाफ़ी कहीं गुजर रहा होता है तो उसके साथ जो है वो किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं होती। तो हुकूमत को चाहिए कि वो सहाफ़ी को सिक्योरिटी दे और वो इस तरह के कानून बनाए कि सहाफ़ी जो है वो अपने आप को जो है वो यहाँ का एक पुरअमन माहौल के अंदर जो है वो अपना काम अंजाम दे सके। बहुत सी जगहों पे रिपोर्टर्स अगर नहीं भी पहुँच सकते तो वहाँ पे सबसे पहले कैमरामैन पहुँचते हैं। तो कैमरामैन की तो जितनी भी तारीफ़ की जाए, उनकी खिदमत को जितना भी सराहा जाए वो कम है। तो जहाँ भी कवरेज के लिए जाएँ, चूँकि हमारे पास वो वसाइल नहीं जो हुक्मरानों के पास हैं, हम अपने दोस्तों को सिर्फ ये दरख्वास्त कर सकते हैं कि खुदारा जब भी स्पॉट रिपोर्टिंग पे जाएँ तो ख़बर बनाएँ, ख़ुद ख़बर न बने, अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ खुद करें। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से तमाम DSNGs
पे जितने स्टाफ काम करता है, तमाम कैमरामैन, फोटोग्राफर्स, रिपोर्टर्स, जो दोस्त हमारे फील्ड्स में काम कर रहे हैं, उन सबसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि एहतियात खुद अपनाएं, हुक्मरानों पर डिपेंड ना करें। मुझे ये बताइए कि इतना अफसोसनाक वाक़या रोनुमा हो गया है, तो जितने भी जर्नलिस्ट हैं और जितनी भी हमारी आवाम है, क्या उनके दिलों में मज़ीद खौफ पैदा हो गया है कि अब तो जर्नलिस्ट भी अपनी हिफ्ज़ अमान में नहीं रहा, ना हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो हिफ्ज़ अमान में है, तो फिर हमारी क्या मजाल, हमारी क्या हैसियत है इस मुल्क में? यकीनन इस वक्त हालात जिस तरफ जा रहे हैं, आपने देखा कि सहाफ़ी जो हैं वो इस मुल्क के में जो कुछ होता है उसका आकाश है, वो पेश करता है, दिखाता है। आज उसकी गर्दन तक हाथ पहुंची है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। जो फील्ड है आपकी, ये मुल्क के लिए बेहतर है, क्योंकि आप देखो सुधरे हुए मुल्कों में, तरक्की पजीर जो मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता जो मुल्क है, उनके अंदर साफ ही गाइडलाइन देते हैं अपनी हुकूमतों को। वही बताते हैं कि कहाँ दर्द है, इसकी दवा क्या है, वही बताते हैं। अगर उनको आप डिप्रेस करेंगे, उनको आप मारेंगे, तो उनका नतीजा क्या निकलेगा? तो ये इस तरह कड़ी है, और उम्मीद है कि हमारी जद्दोजहद जो है वो जारी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। कराची प्रेस क्लब में हमें बहुत सारी शख्सियात नज़र आएंगी जो कि सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए लड़ते हैं, बाकायदा आवाज़ उठाते हैं। उनमें से एक नाम है अफजल नदीम डोगर साहब भी, जो हमें सामने बैठे हुए नज़र आते हैं। इनसे बात करते हैं, मुल्क की हालात पे इनकी काफ़ी गहरी नज़र होती है, तबसरे करते हैं। तो आज हम इनसे जानते हैं कि सहाफ़ियों के हुकूक़ के लिए ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि सहाफ़ियों के साथ अब जैसा हो रहा है, क्या आज से 20 साल पहले यही सलूक किया जाता था? नहीं, इस तरह का तो कभी भी नहीं रहा। पिछले तकरीबन 20 साल ही हो गए। 92 का ऑपरेशन था, उसके बाद और हालात हुए कराची में, मुख्तलिफ नौइयत के जो हालात करे। अब तो पूरे पाकिस्तान में तकरीबन एक ही ट्रेंड है। पहले तो दबाव तो होता था, लेकिन वो फ़ोन की हद तक होता था, या ज़ाती तौर पर आके किसी से सिफारिश करवा ली, या किसी को इस तरीके से होता था। लेकिन ऐसा नहीं कि जो अभी इंतहा का शुरू हुआ पिछले 4-5 साल से हुआ। बिल्कुल 3 साल पहले वली बाबर के साथ हुआ, उसके बाद भी कराची में जो है वो सहाफ़ियों को मुख्तलिफ उसका दबाव का शिकार किया जाता रहा। और अभी जो हुआ है ये तो बहुत ही ज़्यादा वो है। मैं समझता हूँ कि जैसे 3 एक्सप्रेस न्यूज़ से रिलेटेड 3 वर्कर्स को जिस अंदाज से निशाना बनाया गया, और सच्ची बात है कि उन वर्कर्स का कोई बराह रास्त इस तरह के मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, ना कोई किसी के खिलाफ बोलने की उनके पास वो होती थी फोरम है, ना उनके पास कोई ऐसा फोरम है कि जाती वो है। जाती दुश्मनी तो सहाफ़ी की किसी से होती ही नहीं अगर वो न्यूट्रल वे में काम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक चूँकि कैजुअल चीज़ है, इसके लिए तो प्रॉपर एक पॉलिसी की ज़रूरत थी। वो हमने लाइफ इंश्योरेंस के मद में और मेडिकल के हवाले से इस पर क्लब लेवल पे चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ असल में जो राइट्स की बात है वो इदारे की CBA करती है और UJ हमारी करती है। हम चूँकि रिक्रिएशन का वो करते हैं क्लब जो है, इसलिए इंटरटेनमेंट या रिक्रिएशन वाली बात होती है। उसके बावजूद लाइफ इंश्योरेंस कराई है कराची प्रेस क्लब ने, मेडिकल इंश्योरेंस के मामला चल रहे हैं। और जब खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या होता है तो उस पर कि हम क्या करें, किस तरह से मामला को आगे बढ़ाएं। जैसे कयानी साहब थे, हमारी कयानी साहब से इस बारे में अपील हुई थी, बातचीत हमने की थी, तो वो उस पर तैयार थे और उन्होंने काफ़ी सारी हिदायत भी दी, लेकिन अनफॉर्चुनेट उस पर अमल नहीं हो सका। जो सिटिंग आर्मी चीफ है हमारी, दाहिल शरीफ साहब से गुजारिश है कि जो हमारे ख़ास तौर पे फोटोग्राफर और कैमरामैन, उनकी ट्रेनिंग की जानी चाहिए, जो कराची में काम कर रहे हो चाहे साउथ वजीरिस्तान में। हम ये समझते हैं कि कराची इस वक्त साउथ वजीरिस्तान से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। मेरा नाम आसिफ जिएजा है। मैं बात को यहाँ से शुरू करता हूँ कि 92 से मैंने अपने करियर का आगाज़ किया था। तो 92 में जो है, जब हंगामे या बलवे होते थे या फायरिंग्स होती थी, तो उसमें ये होता था कि गोलियाँ चलती थी। अच्छा, गोलियों का तो इंसान मुकाबला कर सकता है, अच्छा, मगर ये बम धमाकों का जो है ना, इसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसकी वजह ये कि गोली तो एक ऐसी है ना कि नाम पता नहीं पूछती है। अगर हम उस वक्त भी जो है, हमें याद है कि हम जब कवरेज के लिए जाया करते थे तो फायरिंग्स हुआ करती थी, हम अपना जो सर है वो टंकी पे बाइक पे रख के, और रोड तो खुले होते थे, सन्नाटा होता था, वो रख के और हम निकल जाया करते थे। हॉस्पिटल तक हमें जाना पड़ता था कवरेज के लिए, और जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था। और अगर आप अब देखा जाए तो अब फोटोग्राफर या कैमरामैन ये
सबसे आगे यही होता है। समझ लिया, टारगेट तो कोई बात ही नहीं है, सबसे लोग वहाँ से भाग रहे होते और ये वहाँ जा रहे होते। मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा खतरा DSNG के अंदर मौजूद लोगों को होता है, उनमें ड्राइवर्स भी आ जाते हैं, टेक्निकल स्टाफ भी, रिपोर्टर भी। तो आप लोग अपनी जान की हिफाजत के लिए क्या क्या इकदाम करते हैं और आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है? हमें ट्रेनिंग वगैरह तो कुछ भी नहीं है, हमारी जान अल्लाह के हाथ में। बस काम ऐसा है, हमारे काम की नौयत ही है, ये पूरी टीम होती है, साथ होती है, ड्राइवर्स हमारे साथ हैं, रिपोर्टर। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस हुई थी? बिल्कुल। अच्छा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से? अच्छा, क्या आप प्रेस क्लब और ये यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है हमारी, उसके आप मेंबर हैं? आपसे कभी किसी ने कहा है कि आप मेंबरशिप लें या आप अपने नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, आपकी सोशल सिक्योरिटी, पेंशन वगैरह का इंतजाम है? पेंशन वगैरह का ऑफिस की तरफ से जो होगा, तो हमें इल्म नहीं है इतना, नहीं पता। नहीं। बुढ़ापे का क्या सहारा है? कुछ नहीं पता। बुढ़ापे का सहारा बस यही है, जब तक है तब तक है। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है आपके पास, इतने खतरनाक इलाके में आए दिन हम लोगों को ही टारगेट किया जा रहा है और चुन चुन के मारा जा रहा है, तो ऐसे हालात में आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे? क्या सोच के खड़े हैं यहाँ? बस इदारे के लिए काम कर रहे हैं और अल्लाह के वही है, अल्लाह तवक्कल। तो दिल में जज्बा होता है, इस वजह से आप लोग इतना खतरनाक काम करते हैं। ये देखिए, हमारे एक भाई ने ये जैकेट निकाली है, इतनी भारी बुलेट प्रूफ जैकेट। आपको समा ने ऑर्डर्स दे दिए कि इसके बगैर काम नहीं करना? बिल्कुल, समा ने ऑर्डर दिए कि इसके बगैर बिल्कुल भी काम नहीं करना। फील्ड में जो सिचुएशन है अभी, वो लाजमी हो गई है बुलेट प्रूफ जैकेट। अच्छा, तो आप खुद से प्रायोरिटी रखते हैं कि इस तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस को सामने बरूए कार ला कर ही काम करना चाहिए? बिल्कुल, ये अब तो लाजमी जो है ये बुलेट प्रूफ जैकेट हो गई है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं होता था। जब सिचुएशन हम देखते थे कि वायलेंस चल रहा है तो उस वक्त हम यूज़ करते थे। अच्छा। लेकिन अब नॉर्मल रूटीन में स्टैंड बाई जब DSNG खड़ी होती है तो हम बुलेट प्रूफ जैकेट यूज़ करते हैं। अच्छा, तो दिल में क्या ख्याल आता है कि जिसकी वजह से आपने यही प्रोफेशन चूज़ किया और यही काम करना चाहते हैं आगे भी? हमारे दिल में जज्बा है कि आवाम की मदद की जाए। अच्छा, हाँ, जिस तरह की वजह से आप लोग आगे आए? बिल्कुल बिल्कुल, कि हकीकत को बयान किया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मजीद लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपसे हम बात करते हैं। आप इतने सारे कैमरास लेकर खड़े हुए हैं, इतना ख़तरनाक माहौल है और ऑब्वियसली अब तो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर भी इन्वॉल्व है, तो आप किस तरह से हालात को फेस करेंगे? हालात को हम अपनी तजुर्बे की बुनियाद पे जो है वो फेस करते हैं। और आप कोई अचानक कोई ब्लास्ट हो जाए तो ये तो किसी को नहीं पता। तो अच्छा, कभी आपने फेस किए क्रिटिकल सिचुएशन के, पथराव हो गया, फायरिंग हो गई, तो फिर आप उससे कैसे निकल के भागे? मैं बेनज़ीर ब्लास्ट में इंजर्ड भी हुआ था, मतलब, और PSCC ब्लास्ट में भी इंजर्ड हुआ था। मैं 2 टाइम इंजर्ड हो चुका हूँ, सेकंड ट्विन ब्लास्ट में। आपने इतनी क्रिटिकल सिचुएशन खुद अपनी आंखों से देखी? मैं बहुत शौक है मुझे वायलेंस कवर करने का। ठीक है, यानी आप नज़र बने हुए हैं हमारी आवाम की, है ना? ठीक है, कितना अच्छा जज्बा है कि उन्होंने बताया कि उन्होंने 2 दफ़ा इतनी खतरनाक सिचुएशन से वो लड़े हैं, मुकाबला किया है। यहाँ पे एक कैमरामैन है हमारे पास। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे आगे तुम कैमरा लगा के हमारा खड़े हो गए हो, हैं? इतने बहादुर हो तुम। काम जब ऐसा है तो बहादुरी दिखानी पड़ती है। अच्छा, तो तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो, तुम तो इतना हीरो बन के खड़े हो, बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है तुम्हारे पास। जिस तरह पुलिस वालों के पास डंडे तो होते हैं, एटलीस्ट गन्स होती हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हो? भागते हो कैमरा लेके? डेफिनेटली भागना पड़ता है। अच्छा, तो ऐसी लेकिन भागकर ऐसा नहीं भागना होता, अपने काम से नहीं भागते, बस ये डर के साथ अपने काम को सर अंजाम देना पड़ता है। अच्छा, यानी अपनी जान के ड्यूटी निभानी पड़ती है, ड्यूटी करनी पड़ती है। अच्छा, फॉर सपोज खुदा न खासा यहाँ कुछ हो जाते हैं ऐसे मामला, तो सबसे पहले क्या कोशिश होती है? कैमरा बचाओ, DV बचाओ, क्या करते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी सेफ साइड देखता है बंदा कि उसी सेफ साइड में रहकर वो काम करता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पिछले दिनों जो वाक़या हुआ है इतना अफसोसनाक, हमारे एक्सप्रेस न्यूज़ के लोगों को टारगेट कर दिया और इसी तरह वो DSNG लेके निकलते हैं, स्पॉट पे खड़े होते हैं, तो क्या दिल में ख्याल आया था कि फील्ड छोड़ दूँ? दिल बर्दाश्त हुए थे? बहुत ज़्यादा, क्योंकि साथ के उठने बैठने वाले हम एक ही गैदरिंग के लोग, मतलब 2 4 होते हैं एक साथ, मतलब खाना पीना अक्सर इवेंट पे मिलना होता है, बैठना उठना होता है, उसके बावजूद भी देखकर बहुत ज़्यादा दिल बहुत ज़्यादा दुखा था। मैंने फुटेज देखी ना। हुकूमत को क्या चाहिए, किस तरह के हालात हो जाएं कि हम लोगों को ये सारी चीज़ें फेस ना हो? मैं तो खैर ये समझता हूँ कि अगर हुकूमत ही सही हो जाए तो मेरे इम्पॉसिबल कि ये चीज़ें हों शहर के अंदर। बहुत से कैमरा मैन हैं, बहुत से लोग थे, बहुत से मैं तो वो
एक जहन में आता है कि वो जो छोटे छोटे गुलदस्ते लेके बच्चे जो खड़े हुए थे वो कहाँ गए होंगे, क्योंकि जहाँ तक निगाह पड़ रही थी ना लाशें थी। मेरे ऊपर बॉडियाँ थी, मुझे नहीं मालूम था कि मैं बच पाऊँगा। अभी भी 6 साल हो गए हैं, इतनी अजियत में कि दुश्मन को भी नहीं देती। 18 अक्टूबर 2007 एक ऐसा सानिया रोनुमा हुआ जब बेनज़ीर भुट्टो को टारगेट करने की कोशिश की गई। वो तो बच गई, लेकिन पीछे रह गए कुछ ऐसे लोग जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दे दिए। उनमें से एक समा फैमिली के मेंबर शहजाद भी थे, जो कि अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए वहाँ पे मौजूद थे, स्पॉट पे मौजूद थे। लेकिन यहाँ पे गौरतलब बात यह है कि सीरीज़ ऑफ ब्लास्ट हुए थे उस दिन, क्योंकि एक ब्लास्ट हुआ, उसकी कवरेज के लिए मीडिया जब आया तो उसके बाद एक और ब्लास्ट हुआ। उस नौयत का वो पहला वाक़या था जो कराची में रोनुमा हुआ। बहुत सारे लोग थे जो शहीद हुए, उनमें से बहुत से तो ऐसे थे जिनका कुछ पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। लेकिन हमारी फैमिली के मेंबर थे ये शहजाद, वो स्पॉट पर मौजूद थे। अल्लाह का करम है कि इनकी जान बच गई, लेकिन किस तरीके से उन्होंने ये सानहे को फेस किया है, कितने ये ज़ख्मी हुए हैं, कितनी इन्होंने अपनी ज़िंदगी की जंगें लड़ी हैं इस अरसे में। तकरीबन 6 साल इस वाक़े को हो गए हैं और इन जंगों की बातें इनके मुँह से मैं सुनना चाहती हूँ कि किस तरह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये न्यूज़ कैमरामैन है। जैसे हम न्यूज़ के लिए निकलते हैं, फर्स्ट डे यानी कि जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई थी उस दिन मैं अपना न्यूज़ पूरा करके कर ही रहा था, तो वो यानी कि ऑफिस आया। ऑफिस आने के बाद उनको पता चला कि यानी कि छुट्टी हो गई है मेरी ना। मैंने कहा ठीक है, अगर कोई भी इमरजेंसी कोई भी काम हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। बस मैं रास्ते में ही निकल रहा था तो एकदम रास्ते में कॉल आई है कि आप एयरपोर्ट पहुंच जाएं। मैंने देखे मेरी ऑफ हो गई। बोले अभी तो आपने बोला था। मैंने ठीक है मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दें, क्योंकि मेरे पास उस वक्त कार्ड भी नहीं बना था। अच्छा। क्योंकि मैं जिस चैनल से आया था वही कार्ड मेरे हाथ में था, तो वो तो मैंने जेब में नया आपने समाज ज्वाइन किया था। दूसरा ही दिन था मेरा, है ना। क्योंकि घर वाले भी परेशान, जाहिर सी बात है कि बंदा सुबह से निकला हुआ है, सुबह 6 बजे से, और ये टाइम हो गया 12 सवा 12 बजे का टाइम हो गया था, और नई जॉब थी। बस ये हुआ है कि इशारे फैसल से बस हमने मेन कवरेज की है। वहाँ पे गुलदस्ते भी लेके बच्चे खड़े हुए थे। बस पहला यानी कि हमें यानी कि कुछ समझ में नहीं आया, एकदम ब्लास्ट हुआ एकदम। अच्छा। फर्स्ट ब्लास्ट जब हुआ है तो हमारा जो रिपोर्टर थे सलमान भाई, वो बिल्कुल इंजर्ड हो चुके थे। बस मुझे इतना नज़र आया कि वो उड़ के गए। बस मेरे घर से आपके सामने तो लाशें ही लाशें बिखरी हुई होंगी वहाँ पे। तो जो यानी कि आवाम तो इतनी वो हो गई थी कि मेरे सामने किसी की चेन निकाली जा रही है, किसी के वॉलेट निकाले जा रहे हैं। मैं खुद समेत मेरा वॉलेट निकला है, मेरी मोबाइल हाथ से छीने गए। मैं फ़ोन मिला रहा था उस वक्त कि मैं बम यानी कि मदद के लिए कि कोई आ जाए, क्योंकि इतनी जलन हो रही थी, यानी कि एक हल्की सी खराश लग जाए किसी को, और मेरे पूरा छन्नी हो चुका था अंदर से। और यानी कि मदद के बजाय वो बस लूट लें इसको किसी तरह। देखें कितनी अलमनाक, जिन्होंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा वो बता रहे हैं कि जब इस तरह के वाकयात सानियात हो जाते हैं तो लूट मार शुरू हो जाती है। ना कि जख्मियों को अस्पताल पहुंचाएं, वो लूट मार कर बस वो बंदा बस ये समझने में आ रहा होता है कि भाई ये तो जा रहा है, बस इससे निकाल लें कुछ ना कुछ। कितने दिन यानी कि लोग आवाम ये नहीं देख रही होती कि वही कैमरामैन आपके लिए कितनी अंदर, जहाँ से आवाम भागती है वहाँ कैमरामैन अंदर घुसते हैं, रिपोर्टर घुसते हैं कि देखें पब्लिक आप जो घर में जो बैठी हुई है इधर ना जाएं, रास्ते बंद हैं। मगर वही उन्हीं को ही डिग्रेड, पत्थर पथराव हर जगह आपने अलग अलग साने में देखे होंगे कि कैमरामैन पिट रहा होगा, रिपोर्टर पिट रहा होगा, पुलिस वाले पिट रहे होंगे, सारे यानी कि मेन ग्रुप है वो। मगर वही जब तासफुत में नहीं है तो आम आवाज़ आप लोग जो देख रहे हैं वो क्या होगी। बहुत से कैमरामैन हैं, बहुत से लोग थे, बहुत से मैं तो वो एक जहन में आता है कि वो जो छोटे छोटे गुलदस्ते लेके बच्चे जो खड़े हुए थे वो कहाँ गए होंगे, क्योंकि जहाँ तक निगाह पड़ रही थी ना लाशें थी। मेरे ऊपर बॉडियाँ थी, मुझे नहीं मालूम था कि मैं बच पाऊँगा। अभी भी 6 साल हो गए हैं, इतनी अजियत में कि दुश्मन को भी नहीं दे।
कोई भी सर्दी आती है हाथ बैंड हो जाता है, कमर बैंड हो जाती है, बोल थोड़ी पाऊंगा। हॉस्पिटल में आते क्या क्या डैमेज हुआ था, क्या हुआ था आपके साथ? मेरा ये हाथ बिल्कुल डैमेज है, ये उंगली है देख सकते हैं आप, ये पूरी डैमेज है, इसके अंदर ना वो नहीं है। और ये जिस्म के अंदर 342 छर्रे घुसे थे, बिल्कुल फट चुका था, तिल्ली निकाल दी गई है, पित्ता भी निकाल दिया गया है। लोग यानी कि खाना खाने के बाद हजम कर लेता है ना, मुझसे नहीं होता। ये है कि बस अभी तक ज़िंदगी चल ही रही है, मैं उसी तकलीफ़ों में। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐलान किया था? क्योंकि बहुत सारे शुरू में गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ था जो अभी तक मिला नहीं। अच्छा, किसने ऐलान किया था, क्या वादा किया था, जरा बताइए, याद दिलाइए। आज 7 साल बाद जो वादा किया था वो वफा क्यों नहीं? गवर्नमेंट ने तो बस ये किया था कि बोल रहे थे हम आप इनको 1 लाख का चेक देंगे, ये देंगे, मगर वो सिर्फ 1 लाख से 1 लाख, वो सिर्फ 1 लाख भी नहीं मिला। वो भी नहीं मिला। सिर्फ जो कुछ किया वो हमारे चैनल की जो है सलूट है, सलाम है उनके ऊपर, जो कब्र से निकाल के खड़ा कर दिया मेरे को। मेरे घर वाले हैं, मेरे वालिद साहब हैं, ये खुद यानी कि इनसे पूछ लें कि मैं इंस्पायर्ड था, मुझे कहाँ से निकाल के वापसी लाए मुझे नहीं मालूम। और जो मेरे ऑनर हैं उन्होंने यानी कि जो चैनल के ऑनर हैं, जितना खर्चा उन्होंने किया है शायद ही वो कोई चैनल अफोर्ड नहीं कर सकता था। शहजाद की भाभियां भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद की हालत देखी होगी इन्होंने, आपने देखी थी शहजाद की हालत? शहजाद की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा इनकी वो थी। हम लोगों ने इसकी दुआओं से और इससे हमने इनको वो करा है। अच्छा, बहुत ज़्यादा हमारा घर, पूरा घर, अम्मी हमारी, डैडी बैठे हुए, ये सब पूरा घर हमारा डिस्टर्ब था इनकी हालत देख के, क्योंकि बिल्कुल एक्सपायर हो गए थे उस वक्त। हम लोगों का बुरा हाल था, पूरे घर वालों का, रो रो के परेशान हालत था। आज से कुछ ही दिनों पहले जो एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, हमारे साथी जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल में काम कर रहे थे, उनको दहशतगर्दों ने टारगेट किया और उनको शहीद कर दिया। इतनी बर्बरियत और जुल्म का मुजाहरा किया। उनमें से एक था वकास, जिसको आमतौर पे हम लोग ताबिश कहते थे। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि वकास का क्या रूटीन होता था, कब जाता था ऑफिस, कब वापस आता था? वकास 3:30 बजे यहाँ से निकलते थे और रात में तकरीबन 1-1:30 बजे तक वापस, 1 बजे तक आ जाते थे वापस। अच्छा, रात को लेट आता था? रात में बाइक 1 बजे पे जाता था? 12:30 बजे ऑफ होते थे वो। अच्छा, आने तक कभी 1, सवा 1, 1:30 बज जाता था। अच्छा, यानी बाइक पे ही? बाइक पर ही। फिर तो आप परेशान होती होंगी, रात का टाइम है, जब तक हम दोनों जागते थे। अच्छा। हम दोनों जागते थे, कभी कभी नींद भी लग जाती थी, लेकिन ये जागते ही रहते थे कि बच्चा आएगा। अच्छा, मुझे बताइए क्या पढ़ा था उसने, क्या ख्वाब देखे थे? ख्वाब क्या, बस हर बच्चे का ख्वाब होता है कि कुछ मुस्तकबिल अपना अच्छा बनाए। बीटेक किया था उस बच्चे ने, अब आगे यही इरादा था कि कुछ मैं और कुछ कोई ऐसा कोर्स कर लूँ, कुछ करूँ ताकि कोई आगे अपने प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे ये था कि प्रमोशन का कोई चांस नहीं था, बस एक लगी बंदी तनख्वाह थी। इससे पहले कोई खतरे वाला उसने काम किया था? चील की थी उसने। क्या? चील चौक में जो जब उन लोगों ने लियारी की ऑपरेशन थी ना, तो उसमें वो लोग होते थे, लेकिन ये कि वो खुद भी थोड़ा सा इस फील्ड में ज़रा उसे शौक भी था आगे बढ़ने का ना, तो वो चाहता था जैसे मैं आगे से आगे जाऊँ, मेरी ड्यूटीज और ख़तरनाक इलाकों में लगी और अच्छी कवरेज में दूँ। इसका मतलब है कि इनका बस शौक था कि मैं आगे। तूफान आया, बलूचिस्तान में ज़लज़ला आया था, तो उसकी कवरेज के लिए भी गया था। 3 मरतबा। वो डरता भी नहीं था। लियारी में कितने मरतबा हुआ? लियारी ऑपरेशन भी कवर किया। अच्छा, तो बताता था किस तरह से फायरिंग्स होती हैं, उसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह कभी? नहीं, ये कुछ नहीं, कुछ भी नहीं था। जैकेट अल्लाह की निडर, बहुत निडर था भाई, बहुत निडर, खतरों से खेलने वाला जिसको कहते हैं ना, उस टाइप का बंदा था। अच्छा, वकास की सिर्फ एक ही बहन है और कोई भाई भी नहीं है, तो इनसे ज़्यादा अटैचमेंट होगी, क्योंकि एक बहन एक भाई होते हैं तो आपस में बहुत दोस्ती, बहुत अटैचमेंट होती है। मैं उनसे पूछती हूँ, मुझे ये बताइए, आपसे शेयर करते थे वो कि कितनी मुश्किल फील्ड है, क्योंकि अक्सर लोग ख्वाब देखते हैं मीडिया में जॉब्स और ये और वो, तो उससे बरक्स बताता होगा? मुझसे उसने कभी अपनी पर्सनल शेयरिंग नहीं की, लेकिन मैं उससे अपनी हर बात बोल लेती थी, बहुत धड़ल्ले से बोलती थी। मुझे पता था मेरा भाई मेरा करने वाला है,
वो अपनी फीलिंग सिर्फ अपने तक रखता था। उसने कभी अम्मी पापा मुझे कभी परेशान करना नहीं मुनासिब समझा, कभी नहीं। हम लोग पूछे भी कि ताबिश क्या मसला है, कोई परेशानी है बताओ क्या है, नहीं कुछ नहीं सब ओके, सब ओके की रिपोर्ट है, सब ओके की रिपोर्ट है बोलता था, कभी नहीं बोलता था, कोई बात नहीं बताता था अपनी, बस सब बातें अपने दिल में अपने अंदर तक रखता था। बहुत अच्छा था मेरा भाई, बहुत अच्छा था, एकदम हीरा भाई था मेरा। हम लोग बहुत उसके लिए पूरी उम्मीद थे कि उसका बहुत अच्छा फ्यूचर होगा इंशाल्लाह ताला। हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से, हम लोग जितना कर सकते हैं हम लोगों ने किया, आगे इंशाल्लाह ताला अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे। बस सारे ख्वाब ख़त्म हो गए उसकी वजह से। बस जालिमों ने बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया, मेरे बूढ़े माँ बाप का भी ख्याल नहीं किया। हम लोगों को सब कहते थे कि हमारी हैंसल ग्रेटल की जोड़ी है, मेरी जोड़ी टूट गई, मेरा भाई चला गया। आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा। मुल्क के इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी हमारे सहाफ़ी हजरात और मीडिया में काम करने वाले नुमाइंदों के हौसले पस्त नहीं हुए, क्योंकि वो जानो दिल से चाहते हैं आवाम की खिदमत करना, उनकी भलाई के लिए काम करना। और जैसा कि आप लोग देखते ही हैं कि कोई भी प्रोटेस्ट होता है, एहतजाज होता है, तो सबसे आगे आगे सिक्योरिटी एहलकार तो होते हैं उनकी सिक्योरिटी पर मामूर, लेकिन उनकी आवाज़ आगे तक पहुँचाने के लिए हमारे मीडिया के नुमाइंदे ही आगे जाते हैं, फौरी तौर पर खबर फराहम करते हैं, आपकी आवाज़ हुक्काम वाला तक पहुँचाते हैं ताकि आपके मसले मसाइल हल हो जाएँ। लेकिन उसके बावजूद देखने में यही आया कि ऐसे सानियात हो जाते हैं। न सिर्फ मीडिया के नुमाइंदे बल्कि आम आवाम, सिक्योरिटी एहलकार सब ही निशाने पर हैं, किसी की भी जान अमान में नहीं है। और साथ साथ मैं आवाम से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो लोग आप लोगों की खातिर, आप लोगों की आवाज़ हुक्काम वाला तक पहुंचाने की खातिर इतने सेक्रीफाइसेस करते हैं, इतनी परेशानियां उठाते हैं, तो एटलीस्ट उनके प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करें और उनकी खिदमत को सराहें। इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, साथ साथ आप हमें ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं, और आप हमारी टीम का हिस्सा भी बन सकते हैं। वो इस तरह कि आप अगर अपने एरिया में होता हुआ कोई भी क्राइम देखें तो उसके बारे में हमें मुत्तला कीजिए। अवाम की आवाज़ की टीम और महविश सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।